हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 178 है। 177 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूह कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में खादर मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे ढूह कहा जाता है। ये आपका सही है। और उत्तर प्रदेश के जो दोआब क्षेत्र हैं, देखिए दोआब क्षेत्र कौन से होते हैं, मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ठीक है, दो नदियां बह रही है और इधर भी और इधर भी, और उसके जो बीच के क्षेत्र होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो दोआब बोलते हैं। और इस क्षेत्र में खादर मिट्टी का विस्तार होता है। देखिए, खादर और बांगर मिट्टी, जो खादर होती है, जब नदियां जो है कि नदियों में पानी जब आता है तो नदियां का पानी जो है कि यहाँ तक आ जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और दोनों तरफ से अगर मतलब बढ़ जाएगा नदी का पानी, तो वो क्या होगा कि फिर जब नदी सूखेगी ना, या फिर मतलब उसमें पानी कम होगा, तो वो पानी जो है कि मतलब फिर वहाँ चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे ये नदियाँ बह रही है, तो जब पानी जब बढ़ता है तो ये पानी कहाँ तक आ जाता है, तो इधर तक आ जाता है। ठीक है, और जब इधर तक आ जाता है, ये भर जाता है, और फिर बाद में क्या होता है कि नदियाँ जब पानी कम हो जाता है तो ये जो एरिया होता है जहाँ पे नदी का बाढ़ का पानी आता है, तो ये एरिया जो है कि क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि जब नदियाँ बाढ़ आती है या फिर नदियों में पानी आता है तो ये सब मतलब काफ़ी उपजाऊ हो जाता है ये। ठीक है, जो खादर मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो ये जो है कि नदियाँ जब बाढ़ आता है या फिर नदियों में पानी जब आता है, तो जहाँ तक वो चढ़ के जाता है पानी, और फिर बाद में ये क्या होता है कि जब पानी कम हो जाता है तो नदी में चला जाता है, तो उस क्षेत्र को जो है कि हम खादर बोलते हैं। ठीक है, तो इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में शुष्क एवं गर्म पश्चिमी हवाएं तीव्रता के साथ चलती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, लू कहा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के जो अधिकांश भाग हैं उसमें शुष्क एवं गर्म पश्चिमी हवाएं तीव्रता के साथ चलती है, और उसको क्या बोला जाता है, तो उसको लू बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। देखिए, फल, बिजांड, बीज, पत्ती, काष्ठ, तना, मंड, अंडाशय। देखिए, जो फल है ये किससे संबंधित है, तो ये फल जो है कि अंडाशय से संबंधित है। ठीक है, अंडाशय से ही फल बनता है। बीज ये किससे संबंधित है, तो बीज संबंधित है आपका बीजांड से। काष्ठ ये आपका संबंधित है तना से। तना से ही तो काष्ठ बनता है। ठीक है, जो लकड़ियाँ वगैरह होते हैं तना का ही तो होती है। मंड जो है कि संबंधित है आपका पत्ती से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4132। 4132 कौन सा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1983 में, 1982 में, 1988 में, 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ आपका 1986 में। तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है, तेल का तल तनाव पानी से कम है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, और तेल जल की अपेक्षा कम घना है।
देखिए तेल जो है कि जल के तल पर क्या होता है, वो फैल जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका कि जो ये तेल होता है, तेल का जो तल तनाव होता है वो जो है कि पानी से कम होता है। शुक्र ग्रह के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं और इसे सांझ व भोर का तारा भी कहते हैं। देखिए शुक्र ग्रह के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है, बिल्कुल सही है कि यह चमकीला ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है। देखिए जो शुक्र ग्रह है ना, यह सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है या पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है? तो ये जो है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है, न कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसे सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह का जो है कि कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, शुक्र के अलावा और कौन सा एक उपग्रह है शुक्र के अलावा कौन सा एक ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का भी उपग्रह नहीं है, और दूसरा इसके अलावा कौन सा वो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम दलित भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर सबसे लंबी अवधि पर न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? प्रथम दलित भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो के.जी. बालकृष्णन थे। बिल्कुल सही है कि जो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे वो थे के.जी. बालकृष्णन। इनका कार्यकाल जो है कि 2007 से लेकर के 2010 तक रहा, ठीक है, के.जी. बालकृष्णन के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर सबसे लंबी अवधि पर न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ है। देखिए कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़। एक मिनट, वाई.वी. चंद्रचूड़ है। तो बिल्कुल सही है कि ये भी कि जो सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक जो है कि न्यायमूर्ति रहने वाले जो है कि वाई.वी. चंद्रचूड़ है। देखिए इनका जो कार्यकाल था ना 1978 से लेकर के कब तक था? 1985 तक था। लगभग ये 7 वर्षों तक जो है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ये वाई.वी. चंद्रचूड़, मतलब यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। देखिए इन्हीं के लड़के हैं। ये कौन से नंबर के न्यायमूर्ति थे? तो ये जो है कि वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है कि ये 16वें नंबर के थे, ठीक है। और ये के.जी. बालकृष्णन किस नंबर के थे? तो ये जो है कि के.जी. बालकृष्णन 37वें नंबर के थे, ठीक है, 37वें नंबर के CJI थे ये। और ये 16वें नंबर के वाई.वी. चंद्रचूड़ ये थे। इन्हीं के लड़के हैं आज के डेट में जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, मतलब D.Y. चंद्रचूड़ जो है ये नवंबर 2022 से जो है कि अब तक हैं, और देखिए कब तक रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। उपराष्ट्रपति होने की अर्हताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, भारत का नागरिक हो। सरकार के तहत किसी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने की योग्यता हो सकता है। उपराष्ट्रपति के जो अर्हताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं इसमें से शामिल कौन सा नहीं है? देखिए अगर उपराष्ट्रपति बनना है जिसको, तो उसकी एज जो है कि 35 वर्ष पूरी कर ली होनी चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष पूरी कर ली होनी चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो और सरकार के तहत किसी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति है ना, तो वो जो है कि किसी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने में योग्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो लाभ के पद पे है तो वो जो है कि उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है, वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? शामिल नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की, लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की, राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग की गठन की,
लोकसभा चुनाव के लिए सूची पद्धति की। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति, ये सिफारिश किसके लिए की थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति इन्होंने सिफारिश किया था लोकसभा चुनाव के लिए सूची पद्धति की। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इन्होंने और क्या क्या सिफारिश किया था। इन्होंने ये सिफारिश किया था कि अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो बूथ जो है कि अवैध रूप से लूटे जा रहे हैं, मतलब लूटे जाते हैं, उन पे जो है कि फिर से मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयोग किया जाना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश ये भी थी। और निर्वाचन संबंधी जो याचिकाएं हैं उसको शीघ्र सुनवाई की जाए। ये सब सारी चीज़ें दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो गठन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, इसका गठन जो है कि किसके तहत हुआ है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ है, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है कि किसके तहत हुआ है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वैधानिक संगठन है ये। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में कुछ भी चेंजेस करना है तो वो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। इसके मंजूरी करने के बाद भी उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आपका सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही है। भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र हैं एशिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, यूरेशिया के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र, एशिया के उत्तरी व दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। भूकंप के जो सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके एशिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें क्या आता है, एशिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में जापान आता है और ये आता है कमचटका, ये आते हैं। यहाँ पे जो है सर्वाधिक भूकंप आते हैं और इसका कारण ये है कि यह क्षेत्र जो कि विनाशात्मक सिद्धांत पर स्थित है। ठीक है, इस वजह से है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडम्स, कोवारेंटो, हैबियस कार्पस, सर्टियोरेरी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी दायर की जा सकती है? तो वो किया जाता है आपका हैबियस कार्पस। इसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। और ये जो है कि आपका स्वतंत्रता अधिकार के लिए जारी किया जाता है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और यह रीट किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अपवाह क्षेत्र में घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का सही क्रम है गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। देखिए जो अपवाह क्षेत्र है इसके घटते हुए क्रम के अकॉर्डिंग किसका है? देखिए इसमें देखा जाए तो गोदावरी का कितना है? तो गोदावरी का है आपका 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। कृष्णा का कितना है? तो कृष्णा का है 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर। महानदी का 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका है 81,155 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो घटते क्रम में बोला गया है तो घटते क्रम में हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? भील मध्य प्रदेश, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, भोटिया उत्तर प्रदेश। इसमें कौन सा जनजाति सुमेलित नहीं है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, संथाल जनजाति ये कहाँ पे? तो ये झारखंड में निवास करती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है और भोटिया जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है, ये जो है कि उत्तराखंड में निवास करती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि दंडकारण्य पठार का विस्तार किन राज्यों में नहीं है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश।
दंडकारण्य पठार का विस्तार जो किन राज्यों में नहीं है। देखिए इसका विस्तार आपका कहाँ पे है, इसका विस्तार है आपका छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ठीक है, इसका विस्तार है, बट झारखंड में इसका विस्तार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1, H1N1, H1N5, H5N1 है शायद ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और स्टडी विद श्री हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।